अम अमृता प्रीतम की कविता वारिस शाह से। पहले इसकी थोड़ी सी मैं आपको कहानी बता देती हूँ, इसका भाव बता देती हूँ। अमृता प्रीतम पंजाब के उस प्रांत में अमृता प्रीतम पंजाब की उस जगह में रहती थी जो अब विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया है। जब विभाजन हुआ तो लाखों लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख मारे गए। उनको उसने अपनी कविताओं का विषय बनाया है। विभाजन के दौरान वो दिल्ली आ गई थी और वैसे वो छोटी सी उम्र से ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था उन्होंने, लेकिन विभाजन के बाद जब आ गई तब हिंदी में लिखना शुरू किया और उससे पहले वो पंजाबी में लिखती थी जब पंजाब में रहती थी। दिल्ली में आने के बाद उन्होंने हिंदी में लेखन शुरू किया। उनकी शादी एक ऐसे लड़के से हुई थी जिनके साथ उनकी बचपन में सगाई हो गई थी, लेकिन 1961 में उनका तलाक हो गया और फिर उन्होंने जो अपनी कविताओं का विषय बनाया वो नारी की घुटन को बनाया। जो हमारी ये कविता है ये विभाजन की त्रासदी को लेकर लिखी गई है। इसमें उन्होंने वारिस शाह को संबोधित किया है और कहा है कि अपनी कब्र से निकल कर आओ और महिलाओं की पीड़ा जिसे वो झेल रही हैं कई कारणों से, जैसे रेप, बलात्कार, या जो घर वाले ही इस बात को लेकर मार देते हैं कि वो किसी से प्यार करती है, या फिर और अनेक तरह के शोषण जो हमारे देश में महिलाओं के हो रहे हैं। वो कहते हैं कि तुमने महिलाओं की पीड़ा को समझते हुए हीर की पीड़ा पर एक जो बड़ी कथा लिखी थी, अब समझो कि हमारे देश में अब कितनी हीर हो गई हैं और उन हीर को लेकर एक और अपनी कथा बढ़ाओ। अपनी जो पुस्तक है हीर वारिस, उसमें एक नया अध्याय जोड़ दो। थोड़ी सी कहानी मैं आपको हीर वारिस की बता देती हूँ। 14वीं-15वीं शताब्दी में पंजाब प्रांत में एक लड़की हुआ करती थी हीर, और अपने ही घर एक नौकर उनके यहाँ पे रहता था, गाड़ी चालक शायद था वो, उसके साथ, रांझा नाम था उसका, उसके साथ हीर प्यार करने लगी और उस प्यार के शत्रु, मतलब उसके प्यार का जो सबसे ज़्यादा विरोध किया वो उसके मामा कैदो ने किया। और कैदो ने एक नाविक के साथ मिलकर, मल्लाह के साथ मिलकर उसकी नाव डुबो दी और उसको मार दिया। उसी को लेकर ये पंजाब में दंत कथा बनी हुई है, लोक कथा बनी हुई है, सभी लोग इससे परिचित हैं। यहाँ तक कि हम लोग भी हीर रांझा की कहानी को सुना है, समझते हैं, जैसे हीर रांझा, लैला मजनू। तो ये प्यार की कथाएं हैं और पंजाब में इस समय हीर को एक दैवी शक्ति के रूप में और रांझा को एक दैवीय प्यार के रूप में माना जाता है। और जो रांझा हैं एक ऐसे प्रतीक बन गए हैं कि जो लड़का स्मार्ट होता है या जो बहुत प्यार रहा होता है या बहुत प्यार करने वाला होता है तो उसको रांझा का प्रतीक, रांझा का नाम दे दिया जाता है। अब उसी कथा को लेकर, जो हीर रांझा को लेकर उन्होंने हीर की पीड़ा को उसमें लिखा अपनी कथा में वारिस शाह ने, कि किस तरह से ज़माना प्यार का शत्रु हो जाता है और खुद उसके लड़की के घर वाले जो उसके अपने सगे होते हैं वे ही उसके प्यार के शत्रु हो जाते हैं। और हीर ने फिर किस तरह से रांझा की याद में तड़पते तड़पते दम तोड़ दिया था, ये उन्होंने अपनी वारिस शाह ने अपनी हीर वारिस में लिखा है। तो अब उन्हीं को संबोधित करते अमृता प्रीतम ने ये कविता लिखी है, इसको अब शुरू करते हैं। आज वारिस शाह से कहती हूँ अपनी कब्र से ही बोलो और इश्क की किताब का एक नया वर्क खोलो। तो वो कहती हैं कि वारिस शाह जो मर चुके हैं अपनी कब्र से ही बोलें अपनी, क्योंकि लेखक की एक कलम में जुबान होती है जो आंदोलन कर सकती है, क्रांति मचा सकती है। तो वो कहते हैं कि हे वारिस शाह, जो तुम लड़कियों की पीड़ा को समझते हो, महिलाओं की पीड़ा को समझते हो, तो अपने कब्र से ही बोलो और जो तुमने पुस्तक लिखी है उसमें एक नया अध्याय जोड़ दो। क्या होगा अध्याय में? जो आज की महिलाएं, सैकड़ों लाखों हीर जो आज तड़प रही हैं, उनकी पीड़ा को तुम एक नई किताब में या अपनी किताब के अगले अध्याय में लिख दो।
पंजाब की एक बेटी रोई थी, तूने एक लंबी दास्तान लिखी। तो ये कहते हैं कि जब तुमने अपनी हीर वारिस नाम की पुस्तक लिखी तो तब एक ही बेटी हीर की पीड़ा को समझकर तुमने एक पूरी किताब लिख डाली। आज लाखों बेटियां रो रही हैं, लेकिन आज जब भारत का विभाजन हुआ है तो सीमा के इस पार और उस पार लाखों महिलाओं का, लाखों बेटियों का उत्पीड़न हो रहा है, सामाजिक शोषण हो रहा है, उनके साथ रेप हो रहे हैं और उनको मार दिया जाता है, मासूम सी लड़कियों को। तो तुम आओ और उन बेटियों के लिए कुछ लिखो और अपनी समाज में क्रांति फैलाओ। वारिस शाह तुमसे कह रही है, ये कहती हैं कि जो लाखों लड़कियां, लाखों बेटियां रो रही हैं सीमा के इस पार भी और उस पार भी, वे तुमसे कह रही हैं कि जैसे तुमने हीर के लिए लिखा, ऐसे ही हमारी पीड़ा को भी लिखकर जन जन तक, समाज के हर आदमी तक पहुंचाओ और उनके दिल के अंदर थोड़ी सी संवेदना जगाओ। ए दर्दमंदों के दोस्त, पंजाब की हालत देखो। दर्दमंद मतलब जो दर्द से करहा रहे हैं, पीड़ित हैं, तुम उनके दोस्त हो और अब पंजाब की हालत देखो। यानी कि जब हीर के समय जो हालात थे, अब उससे भी बदतर हालात पंजाब के हो गए हैं। चनाब लहू से भर गया है, किसी ने पांचों दरियाओं में एक जहर मिला दिया है। चनाब पंजाब की एक चेनाब नदी है, उसी को इन्होंने चनाब लिखा है कि लहू से भर गया है। तो अब ये उस स्थिति को बता रही है कि विभाजन के टाइम लाखों हिंदू, लाखों मुसलमान, सिख मार दिए गए, जो मासूम थे और उनका कोई दोष नहीं था, सिर्फ और सिर्फ दिल की नफरत के कारण उन्हें मार दिया गया। तो ये कहते हैं कि इतनी हिंसा हुई है, इतने लोग मारे गए हैं, मासूम लोगों को इतना मारा गया है कि चनाब नदी जिसमें स्वच्छ पानी बहता था और जो सिर्फ और सिर्फ खेतों की सिंचाई के लिए हुआ करती थी, आज वो खून से भर गई है। किसी ने पांचों दरियाओं में एक जहर मिला दिया है। वो कहते हैं कि जो नफरत की आग से भरे हुए लोग हैं, उन्होंने पांचों दरियाओं में, यानी कि 5 नदी जो पंजाब में बहती हैं, चेनाब, सिंधु, झेलम, रावी और सतलुज, ये पांचों नदियां अब जहर से भर गई हैं। यानी कि उन नदियों में पानी, जो उपजाऊ लोगों का पेट भरने के लिए जो अन्न उपजाते थे पानी से, अब उस पानी में जहर मिल गया है और यही पानी धरती को सींचने लगा है। और ये कहते हैं, हाँ बोलो। चेनाब, सिंधु, झेलम, रावी और सतलुज। आपके जो प्रश्न होंगे उनको नोट कर लिया करो और फिर जब पूरी कविता हो जाएगी उसके बाद बताऊंगी, ताकि वीडियो में फिर दिक्कत ना आए। आपको वीडियो भी भेजना होता है ना ये। और यही पानी धरती को सींचने लगा है, क्योंकि नदियों से बम्बे निकलते हैं, वो जो बम्बे निकलते हैं उनसे खेतों में पानी की सिंचाई होती है और जब पानी खेतों में जाता है तो उससे अन्न उपजता है। तो ये कहते हैं नदियों में का जो पानी खेतों की सिंचाई के काम आता था, इन 5 नदियों का, चेनाब, सिंधु, झेलम, रावी, सतलज, अब यही पानी जब धरती को सींचता है तो इस जरखेज धरती से, जरखेज मतलब उपजाऊ, इस उपजाऊ धरती से जहर फूट निकला। यानी कि जैसा पानी हम उसमें डालते हैं, अगर हम अच्छा पानी डालेंगे तो उसमें जो अन्न उपजेगा वो अच्छा होगा, लेकिन जब हम उसमें जहरीला पानी डाल रहे हैं तो जो अन्न उपजता है वो भी जहरीला अन्न उपजता है। यानी इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोगों में अन्न तो सभी खाते हैं, ये एक लक्ष्यार्थ लिया गया है, लक्षणा से अर्थ लिया गया है, सीधा सीधा अर्थ नहीं है कि वहाँ के लोग उस पानी के अन्न से जो उनमें ऊर्जा बनती है, उससे सात्विक ऊर्जा ना बनकर अब नफ़रत की आग भर गई है। यानी नफ़रत का जहर उनके मनों में भरा हुआ है। देखो सूखा कहाँ तक आ पहुँचा है। सुर्खी, देखो सुर्खी कहाँ तक आ पहुँची है। सुर्खी से मतलब, वैसे सुर्खी का मतलब होता है लाल रंग, या जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में सुर्खी यानी कि जो हॉट न्यूज़ होती है, तो लेकिन यहाँ सुर्खी से मतलब लाल रंग है और लाल भी मतलब खून की लाली। देखो सुर्खी कहाँ तक आ पहुँची है, यानी कि जो हिंसा सिर्फ सीमा में या हिंदू मुसलमान के नाम पे भड़की थी, अब उसमें कोई क्षेत्र विशेष नहीं रहा है कि सीमा
पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीमा रेखा पर ही वो जहर फैले, जबकि पूरी दुनिया में, पूरे समाज में इस नफ़रत का जहर फैल चुका है। जैसे आप देखें कि आतंकवादी घटनाएं जो अक्सर हिंदू मुसलमानों करके फैलती हैं, तो वो उनका कोई निश्चित स्थान नहीं रह गया है कि वहाँ फैलेंगी, वहाँ होंगी। पूरी दुनिया में, पूरे समाज में कहीं भी वो घटनाएं फैल रही हैं। तो देखो सुर्खी कहाँ तक आ पहुँची है और कहर कहाँ तक आ पहुँचा। कहर मतलब संकट, और इस नफ़रत का संकट एक जगह नहीं रह गया बल्कि पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। फिर जहरीली हवा वन जंगलों में चलने लगी है, और ये कहते हैं कि ये जहरीली हवा, यानी जहर जो यहाँ लक्ष्यार्थ है वो है नफ़रत, कि ये नफ़रत का जहर केवल खेतों में और अन्न में और नदियों में ही नहीं फैला है, बल्कि ये तो वनों में, जंगलों में भी ये जहरीली हवा, नफ़रत की हवा वनों और जंगलों में भी फैलने लगी है। उसमें हर बाँस की बांसुरी जैसे एक नाग बना दी है। तो उस जहरीली हवा ने जो जंगलों में बाँस के पेड़ उगे हुए हैं उनको भी जहरीला बना दिया गया है, और उस बाँस के पौधे से जो बांसुरी बनती है वो भी जहरीली हो गई है। इसमें एक बात ये बता देती हूँ कि जो रांझा था वो बहुत सुरीली बांसुरी बजाता था, और बांसुरी की धुन जब वो बजाता था तो उसी से हीर को उससे प्यार हुआ था और सभी लोग उसे सुनते थे। तो अब ये कहते हैं कि हर बाँस की बांसुरी जैसे एक नाग बना दी है, और नागों ने लोगों के होंठ डस लिए हैं और डंक बढ़ते ही चले गए हैं। अब ये कहते हैं कि जो बांसुरी की धुन निकलती है वो मधुर निकलती है, संगीत में लोग रम जाते हैं तो लोगों को सुकून देती है। लेकिन अब तो बांसुरी की धुन में भी वो मधुरता, वो मित्रता, वो प्यार नहीं निकलता, बल्कि क्या निकलता है कि उसमें भी जहर निकलता है। और जैसे होठों को डस लिया, जब सांप डस लेता है तो जहाँ वो डसता है उसके जहर से वो अंग नीला पड़ जाता है और थोड़ी सी देर बाद वो मर जाता है। तो ये कहते हैं कि उस बांसुरी को जब होंठों पर रखकर बजाते हैं तो जैसे सांप डंक मारता है, ऐसे ही वो बांसुरी होंठों को नीला कर देती है, और डंक बढ़ते चले गए। और जितनी बांसुरी, यानी कि जितने प्यार की धुन आगे बढ़ती है, तो वो प्यार की धुन की जगह अब नफ़रत की धुन नफ़रत की का जहर बढ़ता जा रहा है। और देखते ही देखते पंजाब के सारे अंग काले और नीले पड़ गए। तो वो स्वस्थ अंग जो प्यार करते थे, यानी कि स्वस्थ अंग में जो ऊर्जा होती है वो सात्विक और सकारात्मक ऊर्जा होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। लेकिन ये कहते हैं कि वो नफ़रत की आग जो शुरू में एक अंग में, यानी किसी एक आदमी में फैली हुई थी, या एक बिरादरी में या एक धर्म में फैली हुई थी, धीरे धीरे वो एक एक करके एक संक्रामक रोग जैसे फैलता है, ऐसे पूरे पंजाब में वो जहर फैल गया और हर आदमी नीला पड़ गया। यानी कि जहर, उसमें नफ़रत के जहर से उसका जो वास्तविक रूप था वो ख़त्म होता चला गया। हर गले से गीत टूट गया, हर चरखे का धागा छूट गया। ये जो दो लाइन है, अपना स्पीकर बंद रखो भाई, म्यूट में कर लो। हर गले से गीत टूट गया, हर चरखे का धागा छूट गया। ये वहाँ की संस्कृति को दर्शाती हैं कि पंजाब की जो महिलाएं होती थी वो चरखा चलाती थी। चरखा चलाते चलाते, अकेले नहीं चलाती थी, पूरे ग्रुप में, समूह में महिलाएं बैठ के चरखा चलाती थी और गीत आपस में गाती रहती थी। चरखा चलाते चलाते गीत गाती रहती थी। अब ये कहते हैं कि हर गले से गीत टूट गया और हर चरखे का धागा छूट गया। यानी कि जो संस्कृति पंजाब की थी, महिलाओं का एकत्र होना, ना धनी ना निर्धन, ना शिक्षित ना शिक्षित, किसी भी तरह का भेद नहीं था, और सभी महिलाएं, सभी स्त्रियां एक साथ बैठकर प्यार से गीत गाती थी। तो अब वो संस्कृति छूट गई है, ना तो एक साथ समूह में बैठकर कोई चरखा काट रहा है और ना ही वहाँ गीत गाए जा रहे हैं। यानी कि जो संस्कृति थी हमारी वो अब छूट गई है। सहेलियाँ एक दूसरे से बिछुड़ गई, चरखों की महफिल वीरान हो गई। तो कहते हैं कि जब एक साथ समूह में बैठती थी, कुछ स्त्री महिलाएं बैठती थी, कुछ लड़कियां बैठती थी, तो उनमें दोस्ती होती थी। दोस्ती में एक दूसरे के साथ मज़े करती थी, गीत गाती थी, पूरी ज़िंदगी को एंजॉय वो करती थी। लेकिन अब तो
जब एक साथ बैठती नहीं है तो सहेलियां भी नहीं रह गई हैं एक दूसरे की, सहेलियां एक दूसरे से बिछुड़ गई हैं, चरखों की महफिल वीरान हो गई है। यानी कि अब वहाँ कोई समूह में बैठकर चरखा नहीं काटती है। यानी कि वहाँ की जो संस्कृति है, पंजाब की जो विशेष संस्कृति थी, वो समाप्त हो गई है। मल्लाहों ने सारी किश्तियाँ सेज के साथ ही बहा दी हैं। जो मैंने अभी बताया कि हीर के मामा कैदों ने एक मल्लाह के साथ मिलकर षड्यंत्र करके रांझा की किश्ती डुबा दी थी और उसे मार दिया था। तो अब ये कहते हैं कि मल्लाहों ने यहाँ सारी किश्तियाँ सेज के साथ ही बहा दिया। यानी कि जो मल्लाह का एक काम होता है कि एक किनारे से दूसरे किनारे को मिला देते थे। यानी कि इस किनारे पर अगर कोई आदमी है और दूसरे किनारे पर उसे आराम से भेजा जा सकता था, तो दो संस्कृतियों का आदान प्रदान भी होता था। दो किनारों पर रहने वाले लोगों में मल्लाह प्यार बनाने की चीज़ थी। लेकिन अब तो मल्लाहों ने सारी किश्तियाँ ही बहा दी हैं। यानी कि जो उनका दायित्व था दोनों में प्यार कराने का, दोनों संस्कृतियों को मिला के रखने का, वो अब ख़त्म हो गया है। पीपलों ने सारी पेंगे टहनियों के साथ ही तोड़ दी हैं। तो जो अभी मैंने पहले महिलाओं वाला बताया था, पीपल के टहने पर झूला डालना, और झूला जब एक तरफ ऊंचे को जाता है, फिर नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है, उसको पेंग बढ़ाना कहते हैं। और जब झूले पर झूलती हैं तो कभी भी एक अकेली स्त्री नहीं झूलती है, बल्कि पूरे समूह में, ग्रुप में जाकर झूलते हैं। लेकिन अब वो झूलने की परंपरा भी ख़त्म हो गई है और ऐसा लगता है कि झूले जिस टहनी पर पड़ते थे पीपल के पे, वो टहनी ही टूट गई है। इसलिए अब झूले की पेंग भी नहीं बढ़ पाएंगी या नहीं बढ़ रही हैं। जहाँ प्यार के नगमे गूंजते थे, वह बांसुरी जाने कहाँ खो गई है। अब ये कहते हैं कि नगमे मतलब गीत, कि जिस पंजाब में हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में प्यार के गीत गूंजा करते थे, अब तो वह बांसुरी ही पता नहीं कहाँ खो गई है। यहाँ बांसुरी से भी लक्षणा से अर्थ लिया गया है बांसुरी का, और बांसुरी का अर्थ है कि संगीत और संगीत में प्यार की धुन। जैसे मैंने अभी बताया कि चाहे पीपल पर झूलते हुए महिलाएं गीत गाएं या चरखा काटते हुए घर में गीत गाएं, उनके गीतों में आत्मीयता और प्यार होता था और उसी का प्रसार वे आगे 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 और आगे करती रहती थी। लेकिन अब यहाँ ऐसा प्यार खत्म हो गया है। वह बांसुरी जाने कहाँ खो गई, और रांझे के सब भाई बांसुरी बजाना भूल गए। रांझे के सब भाई से मतलब कि जो जवान लोग प्यार की धुन बजाते थे, बांसुरी से मतलब सिर्फ बांसुरी बजाना नहीं है, प्यार करना है, इस सौंदर्य को और हुस्न को जो प्यार किया जाता है। तो ये कहते हैं कि रांझे के भाई पता नहीं अब कहाँ चले गए। कोई किसी सुंदरता को, कोई किसी हुस्न को प्यार नहीं करता है और प्यार ख़त्म ही हो गया है। जैसे अगर हम देखें तो आज की जो पीढ़ी है उसमें प्यार नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है, बहुत कम है या कहानियों में है। और वासना नाम की चीज़, यानी महिलाओं के साथ रेप वगैरह की जो है वो बढ़ गए हैं। तो रांझे के सब भाई बांसुरी बजाना भूल गए हैं, यानी रांझे के जितने भाई हैं या जो युवक हैं आजकल के, वो प्यार करना भूल गए हैं। धरती पर लहू बरसा, कब्रें टपकने लगी। जब प्यार करना भूलते हैं तो हिंसा बढ़ती है एक दूसरे के प्रति, और हिंसा बढ़ती है तो उसी का ये जिक्र करते कहते हैं कि धरती पर लहू बरसने लगा है हिंसा बढ़ने से, और कब्रें टपकने लगती हैं। यानी कि इतनी हिंसा हुई है, लाखों लोग विभाजन में मासूम लोग मरे, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख, कुछ नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ नफ़रत की आग में सब मरे। और इतनी कब्रें खुद गई जिन्हें गिनना भी आसान नहीं था। और प्रीत की शहजादियाँ मज़ारों में रोने लगी। जो प्रेम करने वाली लड़कियाँ थी, स्त्रियाँ थी, वो मज़ारों में जाकर रोने लगी। यानी कि इतने लोग मरे कि उन महिलाओं को जो प्यार करने वाली थी, जो हुस्न की शहजादी थी, उनके पास रोने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा। आज सभी कैदों बन गए हुस्न और इश्क के चोर। अब ये कहते हैं कि आज जिधर भी देखो उधर कैदों ज़्यादा हैं और रांझे कम हैं। कैदों यहाँ
वही प्रतीक अर्थ है लक्षणा से वो लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं जो प्रेम के दुश्मन हैं और किसी को प्रेम करते देखते हैं तो उसको भी मार देते हैं और खुद वो किसी से प्रेम कर ही नहीं सकते, वो सिर्फ हिंसा कर सकते हैं, नफरत फैला सकते हैं। तो कैदों से मतलब यहाँ उनका है, हीर के मामा का, कि आज तो यहाँ सभी कैदों बन गए हैं हुस्न और इश्क के चोर, यानी कि हुस्न को चुरा सकते हैं उनके साथ, हुस्न और इश्क, इश्क मतलब प्यार, तो हुस्न के, सौंदर्य के और प्यार के वे चोर बन गए हैं, लुटेरे बन गए हैं, जो प्यार करना नहीं जानते और हुस्न की कद्र वे लोग नहीं करते हैं। हुस्न की कद्र से मतलब होता है उसको किसी भी स्त्री को सम्मान देना, लेकिन आज कैदों जो बने हुए हैं वो किसी भी स्त्री को सम्मान नहीं देते, बल्कि उसको हीन दृष्टि से देखते हैं, नफरत की दृष्टि से देखते हैं, उसे कुचल डालते हैं। जैसे एक फूल सुगंध लेने के लिए होता है, लेकिन कुछ लोग सुगंध ना लेकर उसे पैरों से कुचल डालते हैं, उसके सुंदरता को, उसकी सुगंध को। तो आज ऐसे लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं जो स्त्री को सम्मान की दृष्टि से या स्त्री के सौंदर्य को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि उसको शरीर की वासना का वासना को शांत करने का, वासना की आग को बुझाने का एकमात्र साधन मानते हैं और उसको एक बार अपनी वासना की आग बुझाने के बाद उसको कुचल डालते हैं, उसके साथ रेप करते हैं, मार डालते हैं। मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं एक वारिश शाह और। अब वो कहते हैं कि एक वारिश शाह अगर और आ जाए तो वो जनता में अपनी कलम से, अपनी आवाज़ से कुछ जागरूकता फैला सकता है, प्यार का प्रसार कर सकता है, संवेदना जगा सकता है। लेकिन मैं एक वारिश शाह और कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? वारिश शाह, मैं तुमसे कहती हूँ अपने कब्र से बोलो। हे वारिश शाह, मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम अपनी कब्र से बोलो। अब मैं इसके 2 प्रश्न आपको बता देती हूँ। कविता के आधार पर बताइए कि 1947 में केवल स्थूल रूप से देश का विभाजन ही नहीं हुआ था, यह मन का मन से विभाजन भी था। इसका उत्तर है जो मैंने अभी बताया कि पूरी कविता उसी के आधार पर है, और 1947 में जब विभाजन हुआ तो केवल देश का विभाजन नहीं हुआ था। प्रश्न दोबारा बाद में लिखवा दूंगी, पहले जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन लो। तो इसका उत्तर ये है कि 1947 में जब विभाजन हुआ था, पहले इसे सुन लो पहले, तब बताऊंगी। हाँ, तो 1947 में जब विभाजन हुआ था तो केवल देश का अगर विभाजन हुआ होता तो केवल शासन करने वाले बदल जाते, कि पाकिस्तान में कोई मुसलमान शासन कर रहा है और हिंदुस्तान में कोई और शासन कर रहा है, लेकिन जनता के बीच नफरत नहीं फैलती। पर हुआ क्या कि एक देश का जैसे ही विभाजन हुआ कि वो पाकिस्तान है और ये हिंदुस्तान है, तो उनकी जो जनता है, जिनको आपस में कोई शत्रुता नहीं है और जिन्हें केवल दाल रोटी की चिंता, अपने रोजगार की चिंता हुआ करती है या होनी चाहिए, उन लोगों में भी नफरत हो गई है। जैसे हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान के शासक से नफरत नहीं करते, बल्कि वहाँ की जनता से भी नफरत करते हैं, और वहाँ की जनता केवल यहाँ के शासन से नफरत नहीं करती, बल्कि यहाँ की जनता से नफरत करती है। जबकि जनता का शासन सत्ता से या शासन के उपभोग से, शासन के जो शक्तियाँ होती हैं उनसे कोई खास मतलब नहीं होता है। जनता यहाँ की हो या वहाँ की हो, वो सिर्फ दाल रोटी, अपना रोजगार, अपनी चैन से ज़िंदगी जीना चाहती है। तो वारिश शाह से जो कविता अमृता प्रीतम ने लिखी है, उन्होंने लिखा है कि जब तक हिंदुस्तान एक था तो जनता सब हिंदुस्तान की थी और आपस में प्यार से रहती थी, लेकिन जैसे ही हिंदुस्तान का विभाजन हुआ तो लोगों के मनों का मन से विभाजन हो गया, और जो पाकिस्तानी थे वे हिंदुस्तान की जनता से, और जो हिंदुस्तान में है वो पाकिस्तान की जनता से नफरत करने लगे, अपने आप को उनसे अलग मानने लगे। ये पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनिए। पहले प्रश्न बोल देती हूँ, उसे लिखा बाद में दूंगी मैं आपको। दूसरा प्रश्न है आपका, कविता की प्रासंगिकता को पॉपुलर कल्चर से जोड़कर विश्लेषित कीजिए। पॉपुलर कल्चर, इसमें पॉपुलर कल्चर का अर्थ समझा देती हूँ और फिर इस कविता के अर्थ को उससे जोड़कर आपको बता देती हूँ। पॉपुलर कल्चर से मतलब होता है
जो आप टीवी में देखते हो, आप रेडियो में सुनते हो, या विज्ञापनों में जो आप देखते हो और उसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी को ढाल लेते हो, वो पॉपुलर कल्चर होती है। जैसे अगर आप लोकगीत देखेंगे तो लोकगीत अपनी अपनी संस्कृति के अलग होते हैं। नाच को देखेंगे तो पंजाब का नाच है डिस्को, सॉरी भांगड़ा है, लेकिन आप भांगड़ा को भूल जाते हो और जब बाकी जो डांस जो आपको टीवी में सिखाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, आप उनको सीखने लगते हो। और ये एक ऐसी कल्चर होती है कि वो बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ जाती है और सभी लोग उसको, यानी कि ज़्यादातर लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। यहाँ तक कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं पॉपुलर कल्चर को कि जिस ड्रेस का, कुर्ती का, टी शर्ट का, जीन्स का आप ऐड देखते हो, उसी तरह के आप कपड़े पहनने लगते हो। अगर आपको थोड़ी चौड़ी पाँचे की जीन्स दिखा दी गई ऐड में तो आप उसको ख़रीदने लगते हो। थोड़ी ऊंचाई पे मतलब टखनों तक की आपको दिखा दी गई तो आप उसको ख़रीदने लगते हो। तो टी शर्ट जैसे आपकी मम्मी को अच्छे से सिलाई करनी आती है, लेकिन आपकी मम्मी जो आपके लिए कुर्ती सिलेगी, पाजामी सिलेगी, आप उस पाजामी को, कुर्ती को पहनना बंद कर देते हो और आपको जो एडवर्टाइजमेंट में दिखता है आप उसी को पहनोगे और लेगिंग खरीदोगे, लेकिन माँ की सिली हुई पाजामी नहीं पहनोगे, जबकि वो आपके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो ये क्या है कि जो आपको एडवर्टाइजमेंट में दिखेगा, जो कंपनी आपको सिल के दे देगी, हर दुकान पे वही बिकेगा, लोग उसी को खरीदेंगे, तो आपको हीनता महसूस होने लगती है कि हम बैकवर्ड हो गए हैं, इसलिए आप वही पहनोगे जो एडवांस आपको एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है। तो ये पॉपुलर कल्चर होती है। जबकि अगर हम अपनी कल्चर की बात करेंगे तो आप देखिए कि हमारी कल्चर का पहनावा क्या, या तो कुर्ती सलवार है या साड़ी है। मुख्य रूप से हिंदुओं में तो साड़ी रहा है और मुसलमानों में कुर्ता सलवार रहा है। लेकिन जब पॉपुलर कल्चर आती है तो मुसलमान लड़की हो चाहे हिंदू लड़की हो, हिंदू लड़की साड़ी नहीं पहनती है, मुसलमान लड़की कुर्ते सलवार नहीं पहनती है, बल्कि उसे पॉपुलर कल्चर को फॉलो करते हुए अपने आप को एडवांस दिखाना होता है, वो टी शर्ट पहनती है। कई परिवारों में तो ऐसा भी होता है कि घर समाज उसे अलाउ नहीं करता है तो वहाँ से वो कुर्ती सलवार पहन के आएगी, लेकिन आकर स्कूल में या कहीं बीच जगह ऐसी किसी दूसरी लड़की के घर जाके अपनी ड्रेस चेंज करके सबके साथ सब जैसी दिखने के लिए जीन्स टॉप पहन लेगी। तो ये पॉपुलर कल्चर होती है। अब हमारा जो प्रश्न है वो है कविता की प्रासंगिकता को पॉपुलर कल्चर से जोड़कर देखिए, प्रकाश डालिए, विश्लेषित कीजिए। तो इसमें जो हमने कुछ लाइनें पढ़ी थी कि हर गले से गीत टूट गया, हर चरखे का धागा छूट गया, सहेलियां एक दूसरे से बिछुड़ गई, चरखे की महफिल वीरान हो गई। तो इसमें ये दिखाया गया है कि जो पंजाब की पुरानी संस्कृति थी, कल्चर थी, वो अब ख़त्म हो गई है और जो लोग हैं वो पॉपुलर कल्चर के पीछे आंख बंद करके दौड़ने लगे हैं। और जब पॉपुलर कल्चर को वो अपनाते हैं तो पॉपुलर कल्चर को अपनाने वाले युवा अपनी संस्कृति को बैकवर्ड मानकर धीरे धीरे छोड़ने लगे हैं। जबकि अगर ऐसा होता रहा तो वो विलुप्त हो जाएगी और धीरे धीरे सभी प्रांतों की अपनी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। इस पर ये अपनी चिंता प्रकट कर रही हैं कि हमारी संस्कृति को पॉपुलर कल्चर धीरे धीरे विलुप्त करती जा रही है, जो हमारे लिए नुकसान की चीज़ है और खतरे की घंटी है। इसके लिए विदेशों में तो अपनी कल्चर को बचाने के लिए बड़े बड़े अभियान चल रहे हैं। हमें भी अपनी संस्कृति बचा कर रखनी चाहिए, अपनी भाषा भी, अपनी संस्कृति भी। जैसे अगर आप देखिए कि आपकी जो भाषा है उसमें बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द हो जाते हैं, अंग्रेजी का एक उसमें दिखता है, चाहे भाषा आप अपनी भी बोल रहे हो पर अंग्रेजी के शब्द उसमें आ ही जाते हैं। और जैसे आप अपने कॉलेज में पढ़ते हो तो उसमें हरियाणा के भी बच्चे हैं, पंजाब के भी हैं, बिहार के भी हैं और साउथ इंडिया के भी हैं। तो वह अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति के जब शर्माते हैं, उसको गर्व के साथ दूसरों को नहीं दिखाते हैं, तो धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाएगी। तो उन्होंने, क्योंकि ये पंजाब से बिलोंग करती हैं अमृता प्रीतम, तो इन्होंने पंजाब की संस्कृति को कहा है, लेकिन ये सभी पूरे हिंदुस्तान की सभी संस्कृतियों पर लागू होती है कि अपनी संस्कृति को विलुप्त होने से बचाइए, पॉपुलर कल्चर की बाढ़ में मत बहिए। ये आपका हो चुका है।